Welcome to all of you guys. My name is मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है पार्ट 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन 1, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज फर्स्ट प्रोपाउंड बाय। तो प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग में जो प्रोजेक्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है आज के इस मॉडर्न दौर में, तो उसकी शुरुआत जो है सबसे पहले किसने की थी, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जोहन देवी। देखिए, जोहन देवी जो है एक ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का भी जो है कंसेप्ट दिया था आपके टीचिंग में। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कौन सी लर्निंग होती है? जहां पर लर्नर जो है खुद से करके सीखता है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, यानी आप खुद से करो चीजों को और उसमें जो कुछ भी कमी या सच्चाई या सहीपन आप उसमें पाते हो तो आप उससे जो है सीखते हो। तो प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग में ये कौन सा मेथड होता है? आपने देखा होगा कि टीचर जो है आपको कोई असाइनमेंट दे देता है, कोई प्रोजेक्ट दे देता है, कोई फाइल बनाने के लिए देता है और आपका पूरा एक ग्रुप बना देता है, 5 बच्चों का, 6 बच्चों का, 7 बच्चों का, इस तरीके का ग्रुप होता है। तो ग्रुप वाइज जो बच्चे होते हैं वो आपस में कोलैबोरेट करके मिलजुल कर एक दूसरे की मदद से जो है वो उस प्रोजेक्ट को जो है क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करने का फायदा यह है कि बच्चे आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं और चीजों को जो है सीखते हैं, जो कुछ भी उनको प्रोजेक्ट में करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट मेथड जो है इसकी शुरुआत तो जो है जोहन देवी ने की थी, बट बाद में इस कंसेप्ट को जो है या इस प्रोजेक्ट मेथड को किसने पॉपुलराइज किया, मशहूर किसने किया? विलियम हार्ड किल, ठीक है, किलपात्रिक ने किया था। तो इसका नाम भी जो है आप याद रखो, माइंड में रखो, अगर क्वेश्चन आया है तो इसका पॉपुलराइज्ड वाला क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीड ओनली मेमोरी आर दी करेक्ट? तो रीड ओनली मेमोरी आपको मालूम है कि ये हमारी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी वाले ही बनाकर जो है देते हैं, और इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन डाल दिए गए हैं पहले से वही इंस्ट्रक्शन इसके अंदर रहते हैं, कभी भी डिलीट नहीं होते हैं। तो हम पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में कहा गया है द कंटेंट ऑफ द मेमोरी रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द पावर टू रोम इज टर्न ऑफ। कह रहे हैं कि अगर रोम मेमोरी हमारी क्या होती है, रोम मेमोरी का पावर जो है ऑफ हो जाता है, तब भी उस मेमोरी के अंदर जो भी कंटेंट है वो पूरे के पूरे क्या रहते हैं, रिमेन रहते हैं, बाकी रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रोम मेमोरी के अंदर अगर पावर नहीं है तब भी जो है रोम मेमोरी के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारे के सारे क्या रहते हैं, सेव रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रोम मेमोरी का सबसे बड़ा फ्यूचर ही यही है कि उसके अंदर से डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता है। ROM is often used to store the startup instruction when the computer is first switch on। जब कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, यानी तो उस ऑन होने में हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं या जो कुछ भी प्रोसेसिंग वाला मामला होता है वो इसी रोम मेमोरी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। और इस प्रोसेस को जो है कंप्यूटर के में टर्म में हम क्या बोलते हैं, बूस्टिंग के नाम से जो है हम जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो या स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो उस टाइम जो आपका कंप्यूटर बूस्ट करता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें किस मेमोरी में स्टोर होती है, तो वो आपकी रोम मेमोरी के अंदर जो है स्टोर होती है। तो ऑप्शन बी भी जो है वो आपका सही है। यहाँ पे है कि एज रोम बिकम फुल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रोम मेमोरी कभी भी फुल नहीं होती है, ये किसी भी चीज को जो है सेव नहीं करती है, बल्कि मैन्युफैक्चरर कंपनी वालों ने इसको जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर डाल दिए हैं वही इसके अंदर ता क़यामत रहेंगे। ठीक है, इसको जो है आप भी नहीं डिलीट कर सकते हो, ना ही जब तक कंपनी वाला खुद ना चाहे। और रोम जो है इस वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती, रैम जो है वो आपकी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम आपकी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब ये हो कि यानी ये परमानेंट मेमोरी है, इसके अंदर जो कुछ भी डेटा है वो डेटा कभी भी जो है वो आपका डिलीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएट बाई। तो स्वयं का जो प्रोग्राम है वो किसके जरिए जो है लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। और स्वयं प्रोग्राम जो है 9 जुलाई 2017 को जो है इसको इंडिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये चीज जो है आप याद रखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए इसको शुरू किया गया है।
देखिए, स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के तीन कार्डिनल प्रिंसिपल, कार्डिनल मींस अजीम हम बोल सकते हैं या बड़ा बोल सकते हैं, लार्जेस्ट प्रिंसिपल, लार्जेस्ट जो है फाउंडेशन, कुछ भी हम बोल सकते हैं कि इस स्वयं प्रोग्राम के जरिए हम इन तीन चीजों को एजुकेशन के अंदर जो है अचीव करना चाहते हैं। वो तीन चीज क्या है? एक्सेस करना, ठीक है, यानी हर किसी को जो है हमें स्वयं प्लेटफॉर्म के जरिए एजुकेशन का एक्सेस करवाना है, एजुकेशन देना है। इसी तरीके से इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है? हर किसी को उसके जरूरत के मुताबिक जो है एजुकेशन दिया जाए और प्लस क्वालिटी वाला एजुकेशन दिया जाए। ऐसा नहीं कि मतलब क्लास का एजुकेशन दिया जाए या फिर ऐसा एजुकेशन दिया जाए जिसकी आपको जरूरत ना हो। तो बस ये वर्ड आपको याद रखना है कि तीन कार्डिनल प्रिंसिपल एजुकेशन के जो स्वयं में है वो एक्सेस है, इक्विटी है एंड क्वालिटी है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म को डेवलप किसके जरिए किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसी तरीके से निप्टल, ठीक है, ये निप्टल कब बना था? नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, ये 2003 में बना है। आईआईटी मद्रास है, इसी तरीके से गूगल आईएनसी एक कंपनी ये है, परसिस्टेंट सिस्टम एलटीडी जो है, इन कंपनियों के द्वारा और आईआईटी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड निप्टल ने मिलकर जो है स्वयं के प्लेटफॉर्म को जो है डेवलप किया है। तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए। चलिए, इफ द स्टेटमेंट ऑन लायन और कार्निवोरस एनिमल्स, तो अभी एक क्लास हमने लॉजिकल रीजनिंग में जिसमें हमने कोनोटेशन एंड डिनोटेशन के बारे में आपको समझाया था, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमने आपको बताया था कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका रिलेशन जो है किस में चेक करोगे? या तो आप कंट्राडिक्शन में चेक करोगे या फिर आप जो है सब अल्टरनेशन में जो है चेक करोगे। कह रहे हैं कि सारे लायंस जो है वो कर्निवर्स एनिमल है। कर्निवर्स जो है ऐसे जानवरों की कैटेगरी को बोलते हैं जो मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं। तो लायन तो होता ही है। तो कह रहे हैं कि आल वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर टू बी फॉल्स। तो अगर आल वाली स्टेटमेंट सही है तो मुंदरजा झेल में से या फॉलोइंग में से, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इमीडिएटली क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसको यहाँ पे। देखिए, AEIO, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि आल वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो ये इमीडिएटली टू बी फॉल्स पूछा गया है। ठीक है, तो इसका रिलेशन हम चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो है कंट्राडिक्शन एंड सब अल्टरनेशन में। तो अगर कंट्राडिक्शन का रिलेशन हम यहाँ पे चेक करते हैं तो कंट्राडिक्शन की डिफिनेशन होती है कि अगर एक सही है तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और फिर यहां से हम इसका भी रिलेशन चेक कर लेंगे, क्योंकि सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन है कि ट्रुथ जो है वो आपका क्या होता है? अपवर्ड होता है, सॉरी, ट्रुथ जो है डाउनवर्ड होता है, फॉल्स जो है वो अपवर्ड होता है। तो अगर नीचे वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ई एंड ओ वाला ही इसका सही आंसर होगा। तो ई वाली स्टेटमेंट को हम नो बोलते हैं और ओ वाली स्टेटमेंट को हम सब नॉट से डिनोट करते हैं। तो ए एंड सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अमॉन्ग द कोर वैल्यूज प्रमोटेड बाय द नैक। देखिए, नैक की जो है कोर वैल्यू भी हमने आपको बताई थी। नैक की जो 7 क्राइटेरिया है उस वो भी हमने बताया था कि जब भी नैक किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को जो है एक्रीडिटेशन करता है, यानी उसको ग्रेड देता है, तो वो इन्हीं पैरामीटर, इन्हीं क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो है करता है। तो इसकी कोर वैल्यू जो है क्या है इसमें से? तो इसमें अगर आपको मालूम है तो नैक की जो है 5 कोर वैल्यूज है और 7 जो है क्राइटेरिया है। ठीक है, 5 कोर वैल्यू है नैक के और 7 जो है क्राइटेरिया है। तो इस 5 कोर वैल्यू में से कौन सी इसकी एक वैल्यू है? तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, फॉस्टरिंग द ग्लोबल कॉम्पिटेंसी अमॉन्ग द स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो, यहाँ पे रिवीजन के तौर पे एक बार आप देख सकते हो। द 5 वैल्यूज आर पैरामीटर ऑफ असेसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल डेवलपमेंट। यानी नैक जो है वो देखेगा कि क्या इस इंस्टीट्यूशन का या फिर इस यूनिवर्सिटी का नेशनल डेवलपमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन है, क्या स्टूडेंट के दरमियान जो है ग्लोबल कॉम्पिटेंसी को जो है बढ़ाया गया है, यानी वर्ल्ड लेवल की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, जो काबिलियत जो है एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, क्या इस यूनिवर्सिटी में उस तरीके की चीजें बच्चों को दी जाती है? ठीक है, क्या स्टूडेंट में वैल्यू सिस्टम को जो है शामिल किया गया है? क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को जो है इस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ने जो है प्रमोट किया है? ठीक है, इसी तरीके से उसकी एक्सीलेंस को जो है चेक करता है। तो ये कुछ इस तरीके के 5 कोर वैल्यूज है। इन्हीं बुनियादों पर या इन्हीं पैरामीटर के बेस पर जो है नैक क्या करता है? इंस्टीट्यूशन को जो है ग्रेड देता है। ठीक है, तो ये कोर वैल्यू है, एक है 7 क्राइटेरिया वो अलग है, ये है 5 कोर वैल्यू। तो यहाँ पे रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन 6।
क्वालिटेटिव रिसर्च मेक यूज ऑफ, तो क्वालिटेटिव जो है किस चीज का इस्तेमाल करता है? देखिए स्केलिंग, फैक्टरिंग या एसपीएच, ठीक है। स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस जो है ये आपका किसमें यूज होता है? क्वानिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। तो क्वानिटेटिव रिसर्च में जो है ये डेटा को एनालिसिस करने के लिए जो है इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे होगा ऑप्शन 3। यहाँ पे दिया है रिप्रेजेंटेटिव कोटेशन। देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं और अगर किसी भी आइडियाज को हमें क्लेम करना होता है या कोई भी चीज हम लिखते हैं उसको जो है हमें एक तरीके से एविडेंस देना पड़ता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी कोटेशन हमें मिल जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से सेमी कॉलम में जो है उस चीज को जो है हम लिख देते हैं। यानी उस कोटेशन को हम लिख देते हैं ताकि हम जिस भी क्लेम के बारे में ये कोटेशन डाल रहे हैं वह उस चीज को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर अप्रोच। तो आज के इस मॉडर्न टीचिंग लर्निंग सिस्टम में अगर आप लर्नर सेंटर अप्रोच के बारे में जाने तो लर्नर सेंटर अप्रोच आपका ये वो सेंटर होता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो लर्नर की होती है, ना कि टीचर की होती है। टीचर यहाँ पर जो है वो फैसिलिटेटर और गाइडर का काम करता है, सारा का सारा काम जो है बच्चे खुद परफॉर्म करते हैं। जैसे असाइनमेंट आपको बनाना होता है तो टीचर आपको बता देगा इस मौजू पर इस टॉपिक पे लिखना है, काम आप खुद से पूरा करोगे, ठीक है। डिस्कशन आप खुद से करते हो, कोलैबोरेटिव मेथड आप खुद से इस्तेमाल करते हैं, कॉपरेशन जो है आप खुद से करते हो। तो ये सारा का सारा जो है वो आपका लर्नर सेंटर मेथड में जो है आता है। तो लर्नर सेंटर मेथड की कौन सी अप्रोच है? तो यहाँ पर जो लर्नर होते हैं वो स्किल पर जो है जोर देते हैं, उनका फोकस जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा स्किल को सीखने पर होता है। और लर्नर अपनी जरूरतों के मुताबिक जो है यहाँ पर काम करते हैं, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। इट इज सेंटर ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो है लर्नर आपस में क्या करते हैं, कॉपरेशन करते हैं, यानी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं। तो ये सारा काम जो है बच्चे खुद से करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो है वेरिएबिलिटी का मतलब होता है बदलना, एक्सपोजर का मतलब होता है दिखावा, यानी मुख्तलिफ तरीके से वो चीजों को कर करके क्या करते हैं, सीखते हैं। तो लर्नर सेंटर का फायदा यही होता है कि अगर आप लैब में चले गए हो, कहीं पर भी आप चले जाते हो, तो आप मुख्तलिफ तरीके से जो है उस चीज को करके जो है आप सीखते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी एंड डी, यानी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर इंक्लूड होंगे। चलिए क्वेश्चन 8, एज पर द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक यानी न्याया, विच ऑफ द फॉलोइंग फेलेसी इज कमिटेड व्हेन द मिडिल टर्म इज टू वाइड। जब आपकी मिडिल टर्म जो है बहुत वाइड होती है तो उस फेलेसी को हम क्या बोलते हैं, साधारणा, ठीक है। इसी तरीके से ये साधारणा, असाधारणा एंड अनुपसंहरी, ये तीन किसकी टाइप है, फेलेसी ऑफ सव्य विचारा की, ठीक है। तो ये फेलेसी ऑफ सव्य विचारा की जो है ये क्या है, टाइप्स है। तो फेलेसी ऑफ सव्य विचारा की जो ये टाइप है, जब आपकी मिडिल टर्म क्या होती है, बहुत वाइड होती है, तो उसको हम बोलते हैं साधारणा। जब मिडिल टर्म आपकी क्या होती है, नैरो होती है, ठीक है। ये डिफिनेशन जो है आप याद रखो, इनकी एग्जांपल भी दी जाती है और इनकी डिफिनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। जब मिडिल टर्म आपकी क्या होती है, बहुत ज्यादा नैरो होती है, तो उसको हम असाधारणा बोलते हैं। और अनुपसंहारी को हम बोलते हैं कि जब हमारी मिडिल टर्म क्या होती है, नॉन एक्सक्लूसिव होती है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझो। इसकी एग्जांपल जो है आप लोग हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि इसकी क्या क्या एग्जांपल जो है आएंगे। देखते हैं आप में से कितने लोगों को इसकी एग्जांपल जो है क्लियर है। अनुपसंहारी है, साधारणा है एंड असाधारणा है, ठीक। इंडिविजुअल हु लाइव इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी डेवलप डिस्टिंक्टिवली पैटर्न सिस्टम ऑफ। तो कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहता है तो वो एक डिस्टिंक्ट पैटर्न सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करता है। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मेरी कम्युनिटी जो है एक ट्राइब कैटेगरी है, ठीक है, ये एक ट्राइब कम्युनिटी है, उस ट्राइब कम्युनिटी में जो है मैं रहता हूँ, तो उस कम्युनिटी से अगर कोई भी पैटर्न जो है मैं डेवलप करूंगा तो वो और भी दूसरे लोगों के लिए क्या होगी, बहुत ही मुमताज होगी, अलग होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि हमारी कम्युनिटी का कल्चर जो है अलग है, हमारा रहने सहने का तरीका अलग है, पहनने खाने पीने का तरीका जो है अलग है। तो यानी उससे जो हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, बहुत ही यूनिक होगी, ठीक है। तो वही है, इसका सही आंसर होगा जो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10, एनी स्टडी ऑफ मैसेज एट द रिसीवर्स स्टेज इज नोन एज, ठीक है। यानी कि रिसीवर के स्टेज पर अगर को किसी भी मैसेज की आप स्टडी कर रहे हो तो उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेक्निकल टाइप से ये क्वेश्चन जो है घुमाया गया है। आप यहाँ पे समझो कि अगर एक है सेंडर, ठीक है,
एक है आपका रिसीवर, ठीक है, मान लीजिए मैं हूं रिसीवर और आप में से कोई भी बच्चा जो है वो है सेंडर। तो सेंडर अगर कोई भी मैसेज भेजता है तो यहाँ पे जो है बहुत सारे रिसीवर जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रिसीवर ही जो है क्या करते हैं, उस मैसेज को लेकर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो यानी रिसीवर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो रिसीवर ही हमारी क्या होती है, जो हमारे मैसेज को लेकर स्टडी करती हैं, हमारे मैसेज को लेकर पढ़ती हैं। वही रिसीवर क्या होती हैं, हकीकत में ऑडियंस होती हैं। तो उसी को हम बोलेंगे ऑडियंस एनालिसिस, ठीक है। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। क्वेश्चन काफी मेयारी थे, काफी स्टैंडर्ड लेवल के थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे जो है गौर करें। जो भी चीजें आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, आप पूछें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।